This is Jyoti Sharma and welcome to our YouTube channel GS Fast। तो आज हम अपने इस चैनल पर पढ़ने जा रहे हैं सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल के बारे में पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है ये जानना कि आखिर सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ, कि किस तरीके से सोलर सिस्टम बना। तो ये कहा जाता है कि लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स पहले जब यूनिवर्स के अंदर विस्फोट हुआ और उस विस्फोट के कारण बहुत सारी गैलेक्सीज जो थी वो बाहर निकल कर आई। और आज भी कहा जाता है कि गैलेक्सीज यानी ये यूनिवर्स जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस यूनिवर्स के टूटने से बहुत सारी एनर्जीज बाहर आई और साथ साथ छोटे छोटे जो टुकड़े बने उन्हीं से ग्रहों का निर्माण हुआ। अगर हम प्लैनेट सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं सोलर सिस्टम। सोलर माने सूर्य और सिस्टम माने एक तरीका जिसमें सब काम करते हैं। तो वो सोलर सिस्टम का हेड होता है हमारा सन। इस सन के चारों तरफ सारे के सारे ग्रह एक जो है परिक्रमा करते हैं, उसकी रिवॉल्यूशन करते हैं। अब बात करते हैं कि आखिर ये प्लैनेट्स कितने हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं तो अब इनकी संख्या 8 है। 2006 से पहले हम इन्हें 9 पढ़ते थे, जिसमें नवा ग्रह हम प्लूटो को पढ़ते थे। लेकिन प्लूटो को 2006 के बाद से हटा दिया गया है और अब उसे क्षुद्र ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। अगर हम सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं। इनकी कंडीशन है कि ये सभी प्लैनेट जो होते हैं ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड दी सन। दूसरी कंडीशन होती है कि ये सभी जो होंगे ये स्फेरिकल शेप में होते हैं यानी कि गोलाकार शेप में होते हैं। और इनकी तीसरी शर्त होती है कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो दूसरे की कक्षा में प्रवेश नहीं करते, यानी इनकी एक इंडिपेंडेंट जो होती है वो कक्षा होती है, यानी कि अपना इनका एक ऑर्बिट होता है। यहीं पर प्लूटो जो था उसे इन ग्रहों की श्रेणी से अलग इसीलिए किया गया क्योंकि वह अपने से पहले आने वाले यानी कि नेपच्यून की कक्षा को काटता था। इसी कारण से यह माना गया कि वह ग्रहों की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता है, इसीलिए उसे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इस सोलर सिस्टम में, तो यहाँ पर हमने इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो पार्ट है वो है इनर सोलर सिस्टम यानी इनर पार्ट, एंड जो दूसरा है उसे कहा जाता है आउटर प्लैनेट्स। जो इनर प्लैनेट्स हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं इन दोनों को ही बीच से डिवाइड करती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, यानी कि एस्टेरॉइड बेल्ट के कारण से ही एस्टेरॉइड बेल्ट के एक तरफ के प्लैनेट इनर प्लैनेट्स कहलाए और दूसरी तरफ के प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स कहलाए। इनर प्लैनेट्स में सबसे पहले आने वाला मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ और उसके बाद मार्स रहा। और उस जुपिटर बेल्ट के दूसरी तरफ जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून रहा। तो इस एस्टेरॉइड बेल्ट की वजह से इसे दो श्रेणी यानी कि दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें ये याद ही नहीं होता कि सीरीज क्या है, मार्स पहले आएगा या फिर यूरेनस पहले आएगा। तो इसे याद करने के लिए हम ये ट्रिक बना सकते हैं या जो है भी हमारे पास, दैट इज माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। बहुत इजी है याद करना। तो माय में से एम लेंगे यानी मरकरी, वेरी का वी यानी वीनस, एजुकेटेड का ई मींस अर्थ, मदर का एम मार्स, जुपिटर का जस्ट का जे जुपिटर, सर्व्ड का एस सैटर्न एंड यू यूरेनस, एन से नेपच्यून। तो इस तरीके से हम इसे आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोलर सिस्टम में हेड की बात आती है तो दैट इज सन। अब सन की बात करते हैं तो सन क्या है, मैंने आपको कितनी बार बता दिया अभी कि सन क्या है, सेंटर में है। सो सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जिसके चारों तरफ बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, बट सन इज स्टेशनरी। एंड सेकंड वन इज फॉर्मेशन, आखिर ये बना किससे है। तो इसके अंदर दो गैसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज 75% हाइड्रोजन एंड 25% हीलियम। बाकी बहुत थोड़ी सी अमाउंट में इसमें ऑक्सीजन, कार्बन, नियॉन और आयरन भी प्रेजेंट है।
अब सन की बात करते हैं तो सन आखिर इतना गर्म क्यों होता है? तो रीजन है इसके सेंटर में जो है इसके कोर जो है वहां पर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती रहती है, जिससे निकलती हुई हीट के कारण ये हमेशा गर्म रहता है। ये इतना गर्म रहता है कि इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में 16.6 मिनट्स लगते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एसएससी के काफी एग्जाम्स में कि सूर्य से पृथ्वी का सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो दैट इज 16.6 मिनट्स। साथ ही साथ इसका जो डायामीटर है, डायामीटर मतलब इसके दोनों तरफ की जो है अगर हम डिस्टेंस को मानेंगे तो ये कितना आएगा 1.39 मिलियन। ये इतना बड़ा है कि अगर पृथ्वी के व्यास से यानी पृथ्वी से इसे देखा जाए तो पृथ्वी से 109 टाइम्स दुगना, मतलब इतना ही टाइम्स है। इसके बाद हम आते हैं सोलर सिस्टम के बारे में, तो वही मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जिन्हें हम कह सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हमने सूर्य के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में, यानी बुध ग्रह। बुध ग्रह यह इसकी सबसे अलग ही खासियत है। बुध ग्रह जहां सबसे पास है उसके बावजूद भी यह बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। काफी जगह लिखा होता है कि इट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, बट नॉट, इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। ये सूर्य के बहुत ज्यादा पास होते हुए भी गर्म क्यों नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन। तो उसका जवाब ये है कि ये दिन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखाता है और रात में ये इतना ही ठंडा यानी 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जिसके कारण अगर हम इसका ओवरऑल टेम्परेचर देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। ये इस तरीके की मटेरियल यानी गैसेस का बना होता है जिसकी वजह से इस पर पहली चीज तो इस पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है। जब इस पर कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो उस कारण ये इतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता। अब दो टर्म्स होती हैं, एक कि सूर्य के चारों तरफ घूमना, दैट इज रिवॉल्यूशन, और दूसरी टर्म होती है अपने ही कक्ष पर घूमना। जैसे आपने देखा होगा कई बार हम लट्टू को घुमाते हैं तो सबसे पहले वो अपनी जगह पे ही घूमता है, तो जब वो अपनी ही जगह पर घूम रहा है दैट इज कॉल्ड रोटेशन, उसको कहते हैं हम रोटेशन। तो जो मरकरी होता है उसे सूर्य का चक्र लगाने में, सूर्य का एक चक्र लगाने में लगभग 88 दिन यानी कि 88 डेज लगते हैं, और ये सूर्य से 5.8 किलोमीटर की दूरी पर प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, जैसे घड़ी घूमती है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, जबकि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं यानी दो प्लैनेट सिर्फ ऐसे हैं जो ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग सभी प्लैनेट घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो उनमें भी मरकरी आता है, इसका जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। मरकरी साथ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसकी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। फिर से अब हम देखते हैं कि हमने मरकरी के बारे में पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कि ये सबसे छोटा प्लैनेट है, ये बहुत मतलब सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, इस पर कोई भी सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट इसमें जो डायरेक्शन यानी रोटेशन है वो आपकी कहां से कहां तक है, एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट है। अब हम अगला प्लैनेट पढ़ेंगे वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जैसे आपको दिख रहा है, ये आपको कैसा दिख रहा है, हॉट दिख रहा है और ब्राइट भी दिख रहा है। तो ये सेम इसी तरीके का प्लैनेट है, ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है और ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी है। अब अगर हम इसकी डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये जो होता है ये क्लॉकवाइज घूमता है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से लेके वेस्ट डायरेक्शन में ये घूमेगा, यानी कि जिस तरीके से हमारी घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज, ये उसी डायरेक्शन में घूमेगा। मरकरी की तरह इसके पास भी कोई सैटेलाइट्स नहीं होती हैं। इसके बाद इसको सूर्य का एक चक्र लगाने में लगभग 225 दिन लगते हैं। साथ ही इसको मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार यानी कि भोर का तारा भी कहा जाता है, सुबह व भोर का तारा। आखिर क्यों? क्योंकि सुबह और शाम के वक्त यानी मॉर्निंग एंड इवनिंग के टाइम पर ये बहुत ही ज्यादा चमकीला यानी कि चमकीला दिखाई देता है, इसी कारण इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास प्लैनेट है वो है
वीनस। ठीक है, वीनस के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, मरकरी हमने पढ़ लिया, वीनस हमने पढ़ लिया। वीनस को जो है वो क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। आप देख सकते हो कि ये वीनस है और अर्थ है, तो दोनों का जो साइज है वो लगभग लगभग समान है। साथ ही साथ इनका मास, जो इनका द्रव्यमान होता है, वो भी समान होता है, इसीलिए इन्हें ट्विन सिस्टर कहा जाता है, यानी कि जुड़वा बहनें कहा जाता है। अब हम मरकरी पढ़ चुके हैं, बुध ग्रह, वीनस पढ़ चुके हैं, शुक्र ग्रह। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी, यानी कि जहां हम रहते हैं। तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। जीवन संभव होने का कारण यहाँ पर हमारे पास पानी की उपस्थिति, हवा, जल, वायु, इन सब की प्रेजेंस के कारण ही हमारा जीवन यहाँ पर जो है पॉसिबल है। अब बात करते हैं, यहाँ पे 71% वाटर है। नेक्स्ट है कि रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, तो आपको पता है कि हमारे यहाँ पर हर 4 साल के बाद लीप ईयर माना जाता है, कि हर 4th ईयर जो होगा वो लीप ईयर होगा। इसका कारण होता है कि जो पृथ्वी होती है उसको सूर्य का चक्र लगाने में 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स लगते हैं। ये जो 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स होते हैं, यही सब मिलके अगला एक दिन बना देते हैं, जो अगले 3 साल बाद यानी 4th ईयर यानी चौथा साल जो होता है उसमें आके जुड़ जाता है। इसी वजह से कभी कभी यानी लीप ईयर जब होता है तब फरवरी में 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट बात आती है रोटेशन। रोटेशन भी हमें पता है, सुबह का होना और शाम का होना, हमें इस वजह से रोटेशन का एहसास होता है। तो ये क्या है कि एक मतलब रोटेट करने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 23 आवर्स 56 मिनट एंड 4 सेकेंड्स, यानी कि लगभग 24 आवर्स जो होता है वो पृथ्वी को लगते हैं अपने एक्सिस पर घूमने में, यानी कि रोटेट करने में। पृथ्वी जो है इसका एक सैटेलाइट होता है। अब तक हमने जो पढ़े थे वो मरकरी एंड वीनस पढ़े थे, जिनके पास अपना कोई सैटेलाइट नहीं होता। अब हम पढ़ेंगे जिन सभी ग्रहों पे आने वाले आगे सभी ग्रह जितने भी होंगे उनके कुछ ना कुछ सैटेलाइट्स हैं। तो अब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो अर्थ जो है उसके पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है, जो है मून। अर्थ जो होता है वो 1/3 लाइट यानी सूर्य से आने वाली 1/3 लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो अभी हमने पढ़ा कि सैटेलाइट क्या है अर्थ का? मून। तो हम देखते हैं मून। आप देखो पृथ्वी से देखने पे चांद कुछ इस तरीके का नजर आता है। तो चांद जो है उसका डायामीटर पृथ्वी से 1/4 है, यानी कि पृथ्वी के जितना भी है उससे 1/4 ही हमारा चांद का डायमीटर यानी कि मून का डायमीटर है। अब जो मून है ना, तो वहां पर कोई एटमॉस्फेयर है, ना ही कोई वेदर है, ना ही एयर है, ना विंड है। तो इन सभी रीजन की वजह से यहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी से और चंद्रमा की जो दूरी है ये 384365 किलोमीटर की है। साथ ही साथ जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो ये है कि जो मून की ग्रेविटी है इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी की 1/6 ग्रेविटी मून की है। कई बार इसमें न्यूमेरिकल भी आ जाता है कि मान लो किसी की ग्रेविटी जो है अर्थ पर 60 है, तो उसकी मून पर वो ग्रेविटी कितनी होगी? तो उसको 1/6 कर देंगे डिवाइड बाय 6, तो हम इस तरीके से उसकी ग्रेविटी को निकाल सकते हैं ऑन द मून। नेक्स्ट हम फिर से देखते हैं, हमारा मरकरी हमने पढ़ लिया, वीनस पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया। अब हमारी बारी है मार्स यानी मंगल ग्रह को पढ़ने। मार्स मार्स कैसा प्लैनेट दिख रहा है आपको? रेड प्लैनेट दिख रहा है। लेकिन रेड इसलिए नहीं होता कि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, नहीं, ये रेड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड इसके सरफेस पर काफी ज्यादा पाई जाती है। इसका अब बात आती है कि आखिर हम यहाँ क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक तरीके की लीथल गैस है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है लाइफ पॉसिबल नहीं है। अब मार्स को भी जो है सूर्य का चक्र लगाने में लगभग लगभग 2 साल लग जाते हैं। मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं, वन इज फोबोस, अदर वन इज डिमोस। ठीक है, मार्स जो है वो भी बाकी सारे प्लैनेट्स की तरह किस तरीके से घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्लॉकवाइज सिर्फ एक ही प्लैनेट घूमा, दैट इज वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। ओके, अब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनर प्लैनेट्स में 4 प्लैनेट्स हैं। वो 4 प्लैनेट जो हमने अभी पढ़े हैं वो है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब हम आगे देखते हैं
पे देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन सब के बाद आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कुछ डॉट यानी कि रॉक्स जैसा कुछ दिख रहा है। ये किसके बीच में है? पहले ये देखो, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एक तरीके की बेल्ट पाई जाती है जिसे कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। अब बात आती है कि ये एस्टेरॉइड्स क्या हैं। तो एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो स्मॉल रॉक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये जो होते हैं ये जो है प्लैनेट से स्मॉल साइज में होते हैं और ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं? अभी हमने क्या देखा, कहाँ पाए जाते हैं? मार्स एंड जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं। तो बात आती है, आपने हाल ही में सुना होगा जब लास्ट टाइम कोविड बढ़ रहा था काफी तेजी से, तो ये कहा गया था कि अब जो है दुनिया तबाह हो जाएगी क्योंकि एस्टेरॉइड्स आ रहे हैं, एस्टेरॉइड गिरने वाला है। तो होता ये है कि जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से ये पहचान लिया जाता है कि किस तरीके का एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी पर गिरने वाला है और साइंटिस्ट जो है अलग अलग तकनीकों के माध्यम से इन एस्टेरॉइड को पृथ्वी पर गिरने से पहले या अन्य ग्रह पर गिरने से पहले ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उनके टूटने की वजह से ये बच जाता है कि इस तरीके के एस्टेरॉइड जो है वो पृथ्वी तक पहुंच सके। तो अब हमारे पास ग्रह है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। साथ ही साथ ये वो ग्रह है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी प्रेजेंट है। साथ ही सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी सैटेलाइट जो है वो इसी की है, डायनामाइट। ठीक है, इसके टोटल 67 सैटेलाइट्स होते हैं। इसको सूर्य का चक्र लगाने में लगभग 12 साल लग जाते हैं। अब आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है साल जो है, टाइम जो है सूर्य का चक्र लगाने में वो भी बढ़ता जा रहा है। जो जुपिटर है वो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और ऑज़नियम से मिलकर बना हुआ है। अब ये इतना बड़ा है कि ये बहुत जल्दी ही अपनी रोटेशन को कंप्लीट कर लेता है। इसे लगभग सिर्फ 10 आवर्स लगते हैं अपनी रोटेशन को कंप्लीट करने में। तो अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम जुपिटर के बारे में जान चुके हैं। अगला ग्रह है सैटर्न यानी कि शनि। शनि ग्रह के बारे में बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि शनि ग्रह के चारों तरफ आपको कुछ रिंग्स दिख रही हैं। ये जो रिंग्स होती हैं ये सैटेलाइट्स के लगातार इसके चारों तरफ घूमने से डस्ट की कुछ रिंग्स इसके आसपास बन जाती हैं। साथ ही इसकी जो सैटर्न है यानी शनि ग्रह, इसके 22 सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं। बृहस्पति के बाद दूसरा यह ग्रह है जो साइज में बड़ा होता है। उसके बाद इसको सूर्य का चक्र लगाने में लगभग 29 इयर्स लगते हैं। तो हमने ये क्या पढ़ा कि जुपिटर के बारे में सैटर्न पढ़ लिया है। सैटर्न क्या होता है? इसकी चारों तरफ रिंग्स होती हैं जो डस्ट पार्टिकल्स की बनी होती हैं। अगला ग्रह है हमारे पास यूरेनस। यूरेनस की बात करते हैं तो ये थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट होता है। अब मैंने आपको अभी तक जितने भी ग्रह बताए वो किस में घूम रहे थे? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट घूम रहे थे। सिर्फ शुक्र पढ़ा हमने जो ईस्ट टू वेस्ट जाता है यानी क्लॉकवाइज, और ये भी दूसरा उसी तरीके का ग्रह है जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है यानी कि ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट डायरेक्शन में ये रोटेट करता है। इसको सूर्य का चक्र लगाने में 84 इयर्स लगते हैं और इसके भी सैटेलाइट जो है वो 27 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट यूरेनस के बाद आता है नेपच्यून। तो ये देखो सूर्य से जितना दूर जाते जा रहे हैं ये उतने ही ठंडे ग्रह हैं। तो नेपच्यून जो है वो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है। साथ ही चौथे नंबर पर प्लैनेट है जो बड़ा है। फॉर्मेशन होती है मीथेन गैस का बना होता है, इसी कारण से ये ठंडा होता है। दूसरी चीज इसके जो है 14 सैटेलाइट जो है वो इसके प्रेजेंट है। इसको सूर्य का चक्र लगाने में लगभग 165 इयर्स लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मैं साइज की बात करती हूँ तो आप एक चीज देख सकते हो, नंबर 1 पर साइज में जो प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर, नंबर 2 पर सैटर्न, नंबर 3 पर यूरेनस, नंबर 4 पर नेपच्यून, नंबर 5 पर हमारी पृथ्वी, नंबर 6 पर हमारा वीनस, 7 पर मार्स और 8 पर सबसे छोटा प्लैनेट हमारा मरकरी है। कुछ बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि जो प्लैनेट सबसे दूर होगा वो सबसे छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे छोटा प्लैनेट जो है वो मरकरी ही है। इसके बाद हम इसे एक बार समरअप करते हैं कि कितने कितने किसके पास सैटेलाइट्स हैं। तो हमने पढ़ा कि मून किसका सैटेलाइट है? अर्थ का। इसी तरीके से
मार्स के जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट दो ही हैं, फोबोस एंड डिमोस। जुपिटर के ऐसे तो बहुत सारे सैटेलाइट है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है गायनेमाइट। गायनेमाइट जो है वो क्या है, सबसे बड़ा सैटेलाइट है। इसी तरीके से सैटर्न है, सैटर्न के भी बहुत सारे जो है सैटेलाइट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो टाइटन है। यूरेनस में भी बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम याद कर सकते हैं, लेकिन इतना सब आता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है दैट इज टाइटेनिया एंड ओबेरॉन। उसके बाद नेपच्यून, नेपच्यून में दो नाम याद रख लो, एक टाइटन है, एक नेरेड है। इसके बाद फाइनली जो है ये शीट है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लो जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उनके कितने सैटेलाइट्स हैं, यानी कितने मून हैं, कितना रोटेशन में टाइम लगता है, साथ ही साथ कितना टाइम उन्हें रिवॉल्यूशन में लगता है। ये सब मैंने अपनी पूरा पीछे की सारी स्लाइड्स में आपको पढ़ा दिया है। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें